आज की कहानी का शीर्षक है ठूंठ से लिपटी बेल। रूपा के ऑफिस में पांव रखते ही सबकी नज़रें एक बारगी उसकी ओर उठ गई और तुरंत सब फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सबकी नज़रों में छिपा कौतूहल दूर अपनी मेज पर बैठे मैंने देख लिया था। मेरे पास से निकलकर अपनी मेज तक जाते रूपा ने मेरे कंधे पर हल्के हाथ से दबाव देकर कहा, हेलो स्वीटी। उसकी इस शरारत पर मैं भी मुस्कुरा दी। रूपा में आया परिवर्तन मुझे भी दिखाई पड़ रहा था, पर मैं चाहती थी वह खुद ही खुले। मैं जानती थी वह अधिक दिनों तक अपना कोई भी सुख दुख मुझसे छिपा नहीं सकती। हमेशा बुझी बुझी और उदास रहने वाली रूपा को मैं बरसों से जानती थी। उसे किसी ने हंसते चहकते शायद ही कभी देखा हो। हंसने खुश रहने के लिए उसके पास था ही क्या। छोटी उम्र में माँ का साया उठ गया था। माँ के रहने का दुख शायद कभी भुलाया भी जा सकता था, पर जिस हालत में माँ मरी थी वह भुलाना बहुत ही मुश्किल था। शराबी बाप के अत्याचारों से माँ बेटी हमेशा पीड़ित रहती थी। माँ स्कूल में पढ़ाती थी और जो तनख्वाह मिलती उससे तो पिताजी की पूरे महीने की शराब भी मुश्किल से चलती थी। पैसे न मिलने पर रूपा के पिता रतनलाल घर का कोई भी सामान उठाकर बेच आते थे। जरा सा भी विरोध उन्हें आक्रामक बना देता। माँ बेटी को रुई की तरह धुन कर रख देते। धीरे धीरे रूपा की माँ भूख तनाव और मारपीट सहते सहते एक दिन चुपचाप बिना चीखे चिल्लाए चल बसी। उस वक्त रूपा 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिना माँ की किशोर होती बेटी को एक दिन मौसी आकर उसको अपने साथ ले गई। मौसी तो अच्छी थी, पर उनके बच्चे को रूपा फूटी आंखों न भाई। मौसी के घर की पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे रूपा पर आ गई। किसी तरह वहीं रहकर रूपा ने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते ही रतनलाल आधम के और सबके विरोध के बावजूद रूपा को अपने साथ ले गए। इतने दिनों बाद उनकी ममता उमड़ने का कारण जल्दी ही रूपा की समझ में आ गया। उन्होंने उसके लिए एक नौकरी का प्रबंध कर रखा था। रूपा की नौकरी लगने के बाद कुछ दिनों तक तो रतनलाल थोड़े थोड़े करके शराब के लिए पैसे ऐंठते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ती गई। पैसे न मिलने पर चीखते चिल्लाते और गालियां बकते थे। रूपा 2-3 साड़ियों को साफ सुथरा रखकर किसी तरह अपना काम चलाती। चेहरे पर मेघ छाए रहते। सारे सहयोगी उसकी जिंदगी से परिचित थे। सभी का व्यवहार उससे बहुत अच्छा था। लंच में चाय तक के लिए उसके पास पैसे न रहते। मैं कभी कभार ही चाय नाश्ते के लिए उसे राजी कर पाती। पूछने पर वह अपनी परेशानियां मुझे बता भी देती थी। इधर करीब महीने भर से रूपा में एक खास परिवर्तन आया था, जो तुरंत सबकी नज़रों ने पकड़ लिया। 33 साल की नीरस जिंदगी में शायद पहली बार उसने ढंग से बाल संवारे थे। उदास होठों पर एक मदहोश करने वाली मुस्कुराहट थी। आंखें भी जैसे छलकता जाम हो। मैंने सोचा शायद आजकल रूपा के पिता सुधर रहे हैं। यह सब इसी कारण हो। करीब 1 माह पहले ही तो रूपा ने एक दिन बताया था कि कैसे चीखते चिल्लाते और गालियां बकते पिता को रवि भाई समझा बुझा कर बाहर ले गए थे। करीब 1 घंटे बाद पिताजी नशे में धुत खुशी खुशी लौटे थे और बिना शोर किए चुपचाप सो गए। रवि भाई उसके मौसेरे भाई के दोस्त हैं। पहले 1-2 बार मौसी के घर पर ही मुलाकात हुई थी। अब इसी शहर में बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही रूपा ने बातचीत के दौरान बताया था कि अब पिताजी चीखते चिल्लाते नहीं, क्योंकि रवि भाई की दुकान पर बैठे रहते हैं। काफ़ी रात गए वहीं से पी कर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। 2 महीने बाद अचानक एक दिन सुबह सुबह रूपा मेरे घर
आप पहुंची। बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे जल्दी जल्दी बहुत कुछ बता देना चाहती हो। पर मुझे व्यस्त देखकर उसने जल्दी जल्दी मेरे काम में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया। नाश्ता मेज पर सजा दिया, मुन्ने को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया। पति व बच्चों को भेजकर जब हम दोनों नाश्ता करने बैठी तो ऑफिस जाने में अभी 1.5 घंटा बचा था। रूपा ने ऐलान कर दिया कि आज ऑफिस से छुट्टी करेंगे। मैंने आश्चर्य से कहा, क्यों भाई, छुट्टी किस लिए? 1.5 घंटे में तो पूरा नॉवेल पढ़ा जा सकता है, सुना भी जा सकता है। पर वह 1.5 घंटे में सिर्फ एक लाइन ही बोल पाई, मैं रवि से शादी कर लूँ रत्ना। मैं जैसे आसमान से गिरी रवि से, पर वह तो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, यही ना। मैं आगे सुनने के लिए चुप रही। रूपा ने अपनी छलकती आंखें उठाई। मेरी उम्र तो देख रत्ना, इस साल 34 की हो जाऊंगी। पिताजी मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। उन्होंने तो आज तक एक बार भी नहीं कहा कि रूपा के हाथ पीले करने हैं। मुझे एक घर चाहिए रत्ना। रवि मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आजकल रवि के कारण पिताजी उधम भी नहीं करते। रवि के कारण ही मैं चैन की सांस ले पाई हूँ। शादी के बाद मैं रवि के पास रहूँगी, पिताजी यहीं अकेले रहें और चीखें चिल्लाएं। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आया। मैंने कहा, यहाँ तो अकेले पिताजी हैं, वहाँ सौत और उसके बच्चों के बीच रहकर किस सुख की कल्पना की है तूने? जरा मैं भी तो सुनूं। उसने मेरे गली में बाहें डाल दी। ओ रत्ना, तुम समझती क्यों नहीं? वहाँ मेरे साथ रवि हैं, फिर मुझे नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं। रवि की पत्नी बिल्कुल बदसूरत और देहाती है। रवि मेरे बिना रह नहीं सकते। इसके बाद की घटनाएं बड़ी तेजी से घटी। रूपा से तो मुलाकात नहीं हुई, बस उसकी 1 महीने की छुट्टी की अर्जी ऑफिस में मैंने देखी। एक दिन सुना दोनों ने कहीं दूसरी जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बीच मुझे दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई। जहाँ मेरा ऑफिस था वहाँ से बच्चों का स्कूल भी पास था, इसलिए मेरे पति ने भाग दौड़ कर उसी इलाके में मकान का इंतजाम भी कर लिया। इस भागम भाग में मुझे रूपा के बारे में उठती छिटपुट खबरें ही मिली कि रूपा उसी ऑफिस में नौकरी कर रही है। फिर सुना रूपा एक बेटी की माँ बन गई है। एक ही शहर में रहते हुए भी हमारी मुलाकात एक शादी में 10 साल बाद हुई। करीब 9 साल की बेटी भी उसके साथ थी। देखते ही आकर लिपट गई। मैंने पूछा, रवि नहीं आए? ठंडा सा जवाब था रूपा का, उन्हें अपने काम से फुर्सत ही कहाँ है। रूपा का कुमलाया चेहरा यह कहते और बेजान हो गया। उसकी बेटी का उदास चेहरा भी झुक गया। मैंने पूछा, रूपा तुम्हारे पिताजी आजकल कैसे हैं? वैसे ही जैसे थे, वह बोली। कहाँ रहते हैं? कभी मेरे पास, कभी गांव में ज़मीन जायदाद बेचते हैं, पीते रहते हैं। शहर आते हैं तो मैं हूँ ही पैसे देने के लिए। महीने में 8-10 दिन यहीं मेरे पास रहते हैं। गांव में पिक्चर हॉल जो नहीं है, वहाँ बोर हो जाते हैं। पैसे देने से मना क्यों नहीं कर देती? मना करती हूँ तो ऐसी भद्दी और गंदी गालियाँ देते हैं कि सारा मोहल्ला सुनता है। मेरी बेटी डर कर रोती है, पढ़ लिख नहीं पाती। घर के बाकी लोग कुछ नहीं कहते, रवि कुछ नहीं कहते। बाकी कौन से लोग हैं? मैं तो अपने उसी घर में रहती हूँ। रात को रवि 10 बजे आते हैं, 12-1 बजे चले जाते हैं, वह भी एक दिन छोड़कर। बस हमारा पति पत्नी का नाता यही है, 2-3 घंटे का। घर खर्च देना नहीं पड़ता, कारण मैं कमाती हूँ ना। भाई कुछ तो खर्चा देते ही होंगे, तुझे ना सही अपनी बेटी को ही। और क्या देंगे जब सवासी तक नहीं दे सकते। नीलू हर साल फर्स्ट आती है, कभी टॉफ़ी तक लाकर नहीं दी। नीलू का चेहरा और बुझ गया, उसका सिर झुक गया। मेरा मन भर आया। मैं बोली,
पागल, मैंने तो पहले ही तुझसे समझाना चाहा था, पर। रूपा की आंखें छलक गई। क्या करती रत्ना? मुझ जैसी बेसहारा बेल के लिए तो ठूठ का सहारा भी बड़ी बात थी। फिर वह तो। इतने में हमारे पास 2-3 महिलाएं और आ बैठी। मैंने बात बदल दी। भाई, तेरी बेटी 9 साल की हो गई है, अब तो एक बेटा हो जाना चाहिए। फिर धीरे से कहा, एक बेटा हो जाए तो तुम दोनों का सहारा बने और नीलू को भी भाई मिल जाए। अचानक नीलू हिचकियाँ लेकर रोने लगी। नहीं चाहिए मुझे भाई, नहीं चाहिए। मैं सहम गई। क्या हो गया नीलू बेटे? क्या बात है, मुझे बताओ। नीलू को मैंने गोद में समेट लिया। उसने हिचकियों के बीच जो कहा सुनकर मैं सन्न रह गई। मौसी, वह भी नाना और पापा की तरह माँ को तंग करेगा, वह भी लड़का है। मैं हैरान से उसे गोद में समेटे बैठी, उसके भविष्य के बारे में सोचती रह गई। इस नन्ही सी उम्र में उसने 2 ही पुरुष देखे, एक नाना और दूसरा पापा। दोनों ने उसके कोमल मन पर पुरुष मात्र के लिए एक खौफ और नफरत पैदा कर दी थी। हम चलने लगे तो रूपा भी चल दी। गेट के बाहर निकले तो रवि को एक महिला के साथ अंदर आते देखा। समझते देर नहीं लगी कि वह उसकी पत्नी है। सेठानियों जैसी गर्वीली चाल, कमर से लटकता चाबियों का गुच्छा और जेवरों से लदी उसकी अनपढ़ सांवली के चेहरे की चमक के सामने रूपा का गोरा रंग, सुंदर देह, खूबसूरत नाक नक्श, कुम्हलाया सा चेहरा फीका पड़ गया। एक के चेहरे पर पत्नी के अधिकारों की चमक थी तो दूसरे की चेहरा अपमान और अवहेलना से बुझा हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि रूपा और नीलू की नज़र भी उन पर पड़े, इसलिए मैंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और उन्हें पहले अंदर बैठा दिया।